सोचिए, एक बेहद भयानक और तूफानी रात है। आसमान से ऐसी बारिश हो रही है मानो आज ये उफनती हुई नदी पूरे गांव को ही अपने अंदर समा लेगी। और इसी गरजते तूफान के बीच गांव में एक नए एसडीएम तपन बाबू अपने परिवार के साथ एक सुनसान सरकारी बंगले पे पहुंचते हैं। आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसी कहानी की गहराई में उतरने वाले हैं जो लोक कथाओं और खौफ का एकदम परफेक्ट मिश्रण है। शहरी और तर्कशील दुनिया से आए इस परिवार की पूरी जिंदगी सिर्फ एक रात में कैसे पलटने वाली है, आइए इस खौफनाक सफर की शुरुआत करते हैं। गांव के लोग दिन ढले नदी पोखर नहीं टापते हैं। हवेली के केयरटेकर भुवन के ये शब्द सुन रहे हैं। ये सिर्फ एक आम बात नहीं है, बल्कि एक बहुत ही स्पष्ट और खौफनाक चेतावनी है। जरा सोचिए, जब कोई लोकल इंसान जो वहां के चप्पे चप्पे से वाकिफ हो इतनी गहरी चेतावनी दे कि सूरज ढलने के बाद नदी या तालाब के पास फटकना भी मत, तो माहौल में तुरंत एक अजीब सी दहशत घुल जाती है ना। ये साफ इशारा है कि आगे कुछ बहुत बहुत गलत होने वाला है। और यहीं से शुरू होता है इस रात का पहला अजीबोगरीब रहस्य। एक तरफ तपन बाबू और उनका परिवार है, वो एक सुरक्षित गाड़ी में बैठे हैं, लेकिन तूफान इतना भयंकर है कि गाड़ी सचमुच रेंग रही है। उन्हें नदी के किनारे वाले रास्ते से आने को कहा गया था। लेकिन दूसरी तरफ है भुवन। वो खुद गाड़ी में बैठने से साफ मना कर देता है और कहता है कि वो गांव के कच्चे रास्तों से पैदल ही आएगा। अब सवाल यह है कि एक बूढ़ा आदमी इतने भयंकर तूफान में कीचड़ भरे रास्तों पर पैदल चलकर एक स्पीड से आ रही गाड़ी को मात कैसे दे सकता है? ये तो लॉजिक के एकदम बाहर है। बात यहीं खत्म नहीं होती। जब तपन बाबू की बेटी सुगंधा गाड़ी की खिड़की से बाहर देखती है तो वो साफ साफ भुवन को नदी के किनारे किनारे चलते हुए देखती है। लेकिन जब वो लोग बंगले पर पहुंचते हैं तो भुवन वहां पहले से मौजूद होता है। और सबसे डरावनी बात, जब उससे इस बारे में पूछा जाता है तो वो पूरी तरह से मुकर जाता है। कहता है, क्या मुझे नहीं, मैं तो उधर गया ही नहीं, मैं तो पीछे के रास्ते से आया हूं। अब ये एक ऐसा डरावना विरोधाभास है जो दिमाग घुमा देता है। या तो सुगंधा ने उस तूफान में किसी और को देखा था, या फिर भुवन कुछ बहुत बड़ा छुपा रहा है। बंगले में पहुंचने के बाद भुवन परिवार को चाय परोसता है और अपने क्वार्टर में जाने से पहले एक और अजीब सी बात कहता है। वो परिवार को सख्त हिदायत देता है कि वो नदी के किनारे की तरफ बिल्कुल ना देखें। वजह क्या बताता है? फिसलने का डर और गहरा पानी। लेकिन असलियत कुछ और ही है। अब हॉरर कहानियों का तो एक अनकहा रूल है ना, चेतावनियां दी ही इसलिए जाती हैं ताकि उन्हें इग्नोर किया जा सके। और सुगंधा ठीक वही करती है। वो मजे से खिड़की से नदी को निहारती है और तो और अगले दिन ताज़ी मछलियां पकड़ने की प्लानिंग भी कर लेती है। और बस यहीं से कहानी एक खौफनाक मोड़ ले लेती है। अगली सुबह हवेली के ठीक बाहर गीली मिट्टी पर पैरों के निशान मिलते हैं। लेकिन रुकिए, ये निशान हवेली से बाहर की तरफ नहीं जा रहे थे, बल्कि ये निशान नदी से हवेली के दरवाजे तक आ रहे थे। जरा इमेजिन कीजिए, उस भयंकर तूफानी रात में जब सब गहरी नींद में सो रहे थे, नदी से निकलकर हवेली के दरवाजे तक आखिर कौन आया था? ये सवाल ही अपने आप में सिहरन पैदा करने के लिए काफी है। जब भुवन उन निशानों को गौर से देखता है तो जो बात वो कहता है वो सचमुच रोंगटे खड़े कर देने वाली है। वो एकदम धीमी और घबराई हुई आवाज में कहता है, जिसके पांव उल्टे हों उसके कदमों के निशान ऐसे ही बनेंगे। जी हां, उल्टे पैर, मतलब एड़ियां आगे की तरफ और पंजे पीछे की तरफ। भारतीय लोक कथाओं में उल्टे पैर हमेशा बुरी आत्माओं या चुड़ैलों की निशानी माने जाते हैं। वो जो भी था वो नदी की तरफ जा नहीं रहा था, बल्कि नदी से सीधा उनके दरवाजे पर दस्तक देने आया था। लेकिन तपन बाबू की पत्नी मंदाकिनी इस पूरी बात को सिरे से खारिज कर देती है। वो इसे एकदम बकवास और अंधविश्वास मानकर टाल देती है। उल्टे वो भुवन को ही डांट लगा देती है कि वो दोनों बेटियों 16 साल की सुगंधा और छोटी इंद्राणी को डरा रहा है। ये एक टिपिकल टकराव है, शहरी लॉजिक और गांव की चेतावनियों के बीच। और मंदाकिनी का ये प्रैक्टिकल रवैया अनजाने में ही एक बहुत बड़ी मुसीबत को दावत दे देता है, क्योंकि वो बाद में सुगंधा को अकेली ही बाजार से मछली और मिठाई लाने के लिए भेज देती है, वो भी अंधेरा होने से ठीक पहले। बाजार जाने के रास्ते में ठीक नदी के किनारे सुगंधा की मुलाकात एक बेहद रहस्यमयी लड़की से होती है। इस स्रोत में उस लड़की का जो वर्णन किया गया है वो बहुत ही जीवंत है। उसकी बड़ी बड़ी गहरी काजल लगी आंखें हैं, एक मोटी सी चोटी है और चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान है जो आपको अपनी तरफ खींच ले। वो बला की खूबसूरत है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन उसके होने में एक अजीब सी बेचैनी और एक अनजाना सा खौफ छिपा हुआ महसूस होता है। और फिर वो लड़की एक बहुत ही अजीब सवाल पूछती है। वो कहती है, मुझे मछली दोगी? ये वो टर्निंग पॉइंट है जहां सब कुछ पलट जाता है।
अगर आप बंगाली लोक कथाओं के बारे में जानते हैं तो आपने मेछो भूत का नाम जरूर सुना होगा। ये वो आत्माएं होती हैं जिन्हें मछली खाने की एक भयानक लालसा होती है। अब इससे पहले कि सुगंधा कुछ समझ पाती, उसकी छोटी बहन इंद्राणी उसे पीछे से आवाज लगाती है। सुगंधा एक पल के लिए मुड़कर देखती है और जब वो वापस पलटती है तो वो खूबसूरत लड़की हवा में गायब हो चुकी होती है, मानो वहां कोई था ही नहीं। अब शुरू होती है सुगंधा की घर वापसी की वो डरावनी यात्रा। बाजार से मछली लेकर लौटते लौटते काफी अंधेरा हो चुका था। जैसे ही वो नदी के पास पहुंचती है, खौफ का मीटर तेजी से बढ़ने लगता है। ध्यान दीजिएगा, एक एक करके चीजें कैसे बिगड़ती हैं। सबसे पहले सड़ी हुई मछली की एक भयानक तेज बदबू हवा में फैल जाती है। फिर बिल्कुल बगल में किसी परछाई के चलने का खौफनाक एहसास होता है। इसके बाद अचानक एक पेड़ की डाली का टूटकर ठीक उसके रास्ते में गिरना, और आखिर में उस घने अंधेरे को चीरती हुई एक रहस्यमयी आवाज का गूंजना। दहशत अब अपने चरम पर पहुंच चुकी थी। मामा के माश दिया, जिसका मतलब है मुझे मछली दे दो। उस सुनसान और अंधेरे रास्ते पर ये अमानवीय आवाज अचानक से सुगंधा के कानों में गूंज उठती है। ये कोई नॉर्मल बात नहीं थी, ये एक खौफनाक मांग थी। इस भयानक आवाज को सुनकर सुगंधा के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो बुरी तरह घबरा जाती है और अपने हाथों में पकड़े सामान को कसकर सीने से लगा लेती है। कुछ ही सेकंड बाद वही आवाज फिर से आती है, लेकिन इस बार उसमें एक भयानक गुस्सा भरा हुआ था। तुम की माज देबे ना? क्या तो मुझे मछली नहीं दोगी? इस क्रोधित और खुरदरी आवाज ने सुगंधा के दिमाग को पूरी तरह सुन्न कर दिया। कुछ भी सोचने समझने की ताकत खत्म हो गई और फिर डर के मारे वो बस वहां से बेतहाशा दौड़ने लगती है। सुगंधा की यह दौड़ उसके शरीर और दिमाग की आखिरी सीमा तक थी। वो बिना एक पल पीछे देखे बस पागलों की तरह घर की तरफ भागती है। वहां पहुंचते ही जोर जोर से दरवाजा पीटती है और जैसे ही उसकी बहन दरवाजा खोलती है, वो चौखट पर ही बेहोश होकर गिर पड़ती है। देखने में तो ऐसा लग रहा था कि वो अब चार दीवारी के अंदर बिल्कुल सुरक्षित है, लेकिन इस कहानी का विश्लेषण एक बात बिल्कुल साफ कर देता है। जो चीज उसके पीछे पड़ी थी वो घर के बाहर रुकी नहीं थी। असली खौफ तो अब घर के अंदर शुरू होने वाला था। और ये घटना इस विश्लेषण के सबसे खौफनाक चरम पर हमें ले आती है। देर रात का वक्त है। मंदाकिनी को रसोई घर से कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं। जब वो वहां पहुंचती है तो जो दृश्य वो देखती है वो सच में रूह कपा देने वाला है। सुगंधा घने अंधेरे में जमीन पर बैठी है। उसके हाथों में बाजार से लाई हुई वो कच्ची मछली है जिसे वो बिना पकाए बिल्कुल जानवरों की तरह नोच नोच कर खा चुकी है। उसके कपड़े और मुंह पूरी तरह खून से सने हुए हैं, और जब वो अपनी माँ की तरफ ऊपर देखती है तो उसके चेहरे पर जो भाव था वो किसी इंसान का नहीं बल्कि एक डरावने राक्षस का था। और फिर वो खून से सना हुआ चेहरा अपनी माँ की तरफ देखकर बिल्कुल ठंडी और बेजान आवाज में कहता है, भूख लगी थी, इसने मुझे मच्छी खिलाई, अब मैं इसके साथ रहूंगी। ये एक लाइन ये साबित कर देती है कि सुगंधा पर अब पूरी तरह से मिच्छो भूत का कब्जा हो चुका है। वो सुंदर सी लड़की जो नदी के किनारे मछली मांग रही थी, वो अब सुगंधा के शरीर में बस चुकी है। सच कहूँ तो ये एक ऐसा पल है जो सीधे हड्डियों में सिहरन पैदा कर देता है। और यहीं पर यह स्रोत सामग्री एक बहुत ही बड़े और खौफनाक सवाल के साथ हमें छोड़ देती है। शहर के उस तार्क एक दुनिया से निकलकर इस अनजानी और डरावनी वास्तविकता में फंसा ये परिवार अब क्या करेगा? क्या तपन बाबू अपनी बेटी को इस नदी के भयानक श्राप से बचा पाएंगे, या फिर ये मेछो भूत हमेशा के लिए उनके परिवार को निगल जाएगा? ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि कभी-कभी जिन चेतावनियों को हम सिर्फ एक अंधविश्वास मानकर हंसते हुए ठुकरा देते हैं, असल में वही हमारी जान बचाने का आखिरी रास्ता होती हैं। इसी खौफनाक और गहरे सवाल के साथ आज का ये विश्लेषण यहीं समाप्त होता है।